गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी जंक्शन डायोड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए हम पी जंक्शन डायोड को दो अलग अलग बाइसिंग कंडीशन में रखते हैं और वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो करंट फ्लो होता है थ्रू द सेमीकंडक्टर डायोड उसको मेजर करते हैं। और जब उसको प्लॉट करते हैं यानी कि वोल्टेज अगेंस्ट द करंट जब प्लॉट करते हैं, वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस करंट ऑन द वाई एक्सिस से प्लॉट करते हैं, तो उसी को हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। सो दो बायसिंग कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं कि जो पी सेक्शन है सेमीकंडक्टर डायोड का, जो पी सेक्शन जो ट्रायंगुलर फॉर्म में जिसका सिंबल बनाया जाता है, पी सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं। जबकि ये जो बार के शेप में बनाया जाता है, जो कैथोड है एक्चुअली एन सेक्शन ऑफ द पी इंजेक्शन डायोड, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं। अगर इस तरीके से जोड़ा जाए तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस, कि हमने फॉरवर्ड बायसिंग के हिसाब से इसको जोड़ा हुआ है। यानी कि अब पी इंजेक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस्ड है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, सेमीकंडक्टर विल एक्ट मोर और लेस लाइक ए कंडक्टर। लेकिन जब हम रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया कि इसका जो एनोड यानी पी सेक्शन जो है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और इसका जो कैथोड यानी कि जो इसका एन सेक्शन है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं। सो ये जो जोड़ने की तरीका है इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है, रिवर्स बायसिंग के अंदर ये सेमीकंडक्टर डायोड आइडियली इट शुड एक्ट लाइक ए इंसुलेटर, यानी इसके अंदर करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर क्या एक्चुअली ऐसे ही होता है जैसा कि आइडियल स्टेट हम कहते हैं? इसी को जानने का तरीका है कि हम इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करें। फॉरवर्ड बायस पी इंजेक्शन डायोड जब हम करेंगे तो जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड वोल्टेज को वीएफ कहेंगे, और जो उसके करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड करंट थ्रू द पी इंजेक्शन डायोड फ्लो करेगी उसको हम फॉरवर्ड करंट कहेंगे आईएफ। तो वीएफ और आईएफ को आप पहचान लीजिए, आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का एक नमूना यहाँ पर एक देखिए ड्रा है। ये कैसे आप प्राप्त करेंगे? इसके पहले जो आपको सर्किट दिखाई गई थी वो बहुत सिंपलेस्ट थी। एक पी इंजेक्शन डायोड था, एक सेल था, उसको आपने उसके टर्मिनल अकॉर्डिंगली, क्योंकि फॉरवर्ड बायस करना था तो सेम सेंस में आपने कनेक्ट किया पी सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल से। लेकिन एक्चुअली जब आप लेबोरेटरी में आएंगे तो जो आपको कनेक्शन करना होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। एक तो ये कि आपको वोल्टेज कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेनी, वोल्टेज की वैल्यू को आपको वैरी करनी होगी। ठीक, और जब आप वोल्टेज की वैल्यू को वैरी करेंगे तो कितना वोल्टेज अप्लाई हुआ पी इंजेक्शन डायोड के अक्रॉस, उसको मेजर करने के लिए आपको एक वोल्ट मीटर पी इंजेक्शन के अक्रॉस लगाना चाहिए, जिससे कि वो वोल्टेज को मेजर कर सके। और इस वोल्टेज को क्या कहेंगे? फॉरवर्ड वोल्टेज कहेंगे। लेकिन साथ ही साथ ऑन एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ अक्रॉस द पी इंजेक्शन डायोड जो आपने सेल के थ्रू लगा रखा हुआ है, इसकी वजह से जो इससे जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करी और वही करंट पी इंजेक्शन डायोड के थ्रू भी फ्लो करेगी, उस करंट को हम फॉरवर्ड करंट कहेंगे। उस करंट को मेजर करने के लिए भी आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा और आपको एक अमीटर लगाना होगा। आमतौर पे सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है वो कुछ मिली एम्पियर की ऑर्डर की होती है, इसलिए यहाँ पर हम मिली एमीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई बार करंट कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये एसेंशियल पार्ट ऑफ द सर्किट नहीं है। यहाँ पे ये जो बैटरी लगाई गई सेल की बजाय एक दो सेल लगा, इसका मतलब बैटरी हो गई। तो अगर जो बैटरी लगाई हुई ये वेरिएबल होती है, भाई पोटेंशियोमीटर की मदद से हम इस वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करते हैं। अब जरा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पर आई, जरा इसको स्टडी कर ले, ये कैसी होती है, क्या क्या चीज में खास देखने वाली है। आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज को 0 से लेकर 1 वोल्ट तक बढ़ाया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया, 0 से 1 वोल्ट ही अप्लाई किया गया है। और जैसे जैसे हम इसको सेगमेंट वाइज बढ़ाते हैं, यानी 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट ऐसे बढ़ाते हैं, तो इनिशियली फॉरवर्ड करंट जो वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है, वो जो करंट है उसमें कोई बहुत करंट ऐसा फ्लो नहीं करता जिसे हम एप्रिशिएबल कह सके। एक्चुअली अगर आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि मिली एमीटर के लिए तो ये करंट लगभग 0 ही के बराबर होता है, लगभग एक्स एक्सिस से टच करता हुआ ही कर्व पास होगा। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज, जिसको एक नाम दिया जाएगा, वो हम आगे बात करेंगे। आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज, थोड़ा सा भी वोल्टेज अगर आप बढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा कि 0.7 के बाद 0.8 तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा भी अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू में अप्रिशिएबल चेंज होता है। यानी कि 0.7 के बाद आप देखिए करंट स्टीपली राइज करना शुरू कर जाती है
और भी अगर फर्दर करंट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू और भी तेजी से बढ़ती जाती है। एक तरीके से एक पर्टिकुलर वोल्टेज है जिसके बाद ही ये सेमीकंडक्टर डायोड एक कंडक्टर के तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पर कर्व को देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये लीनियर कर्व है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन एकदम लीनियर है। ये ऑलमोस्ट लीनियर होता है, एक्चुअली अगर कहा जाए तो समथिंग क्लोज टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सो लीनियर तो कंडक्टर के मामले में ही होगा, ओम्स लॉ कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल लीनियर तो नहीं होना चाहिए, हल्का सा कर्वेचर जरूर होगा जो एक्सपोनेंशियल नेचर का होगा। क्यों एक्सपोनेंशियल नेचर का होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इस तरीके का जो कर्व आता है इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक या फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी जंक्शन डायोड। एक बात ध्यान रखिएगा, जीनर डायोड भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका भी फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक लगभग ऐसे ही आएगा। फिलहाल यहाँ पर जिस डायोड की हम चर्चा कर रहे हैं वो क्योंकि सिलिकॉन डायोड है, तो जिस वोल्टेज के बाद करंट की वैल्यू में एप्रिशिएबल चेंज हुआ उस वोल्टेज को हम कहते हैं नी वोल्टेज, और कई बार इसी को कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। लेकिन नी वोल्टेज को यहाँ पर देखिए जो टर्न है आपके जो बॉडी में नी होता है उसके जैसा नजर आ रहा है ना। तो इस कारण से इसको नी वोल्टेज ज्यादा पॉपुलर नेम है। वैसे आप इसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहें, यानी जिसके बाद करंट में चेंज हो रहा है, एप्रिशिएबल चेंज हो रहा है तो भी ठीक है, या कट इन वोल्टेज भी कहें वो भी ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक की। जोड़ने का तरीका मैं बता ही चुका हूं। जो वोल्टेज आप लगाएंगे उसको हम कहेंगे रिवर्स वोल्टेज, वीआर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसके करस्पॉन्डिंग करंट का फ्लो होगा रिवर्स करंट, उसको एक्चुअली रिवर्स सैचुरेशन करंट कहना चाहिए, उसको हम आईआर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ड्रॉ है, और साथ में यहाँ सर्किट है। पीछे वाली सर्किट और इस वाली सर्किट में क्या अंतर है? सिर्फ इस बात का अंतर है कि हमने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को पी सेक्शन से जोड़ा है और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को हमने एन सेक्शन से, डायोड के एन सेक्शन से जोड़ा है, ठीक है। और इस पोलैरिटी के हिसाब से हम फिर वोल्टमीटर को जोड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अमीटर को जोड़ेंगे। बाकी सारी व्यवस्था वही है, केवल पोलैरिटी का चेंज। यहाँ पर दाईं तरफ देखिए सिलिकॉन डायोड के लिए ही एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ है। यहाँ एक चीज गौर करिएगा कि जो रिवर्स वोल्टेज है वो 0 से 100 वोल्ट तक दिखाया गया। याद है फॉरवर्ड में सिर्फ 1 वोल्ट तक, यानी कि यहाँ पर आपको काफी हाई वोल्टेज लगाना पड़ सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द डायोड एंड टाइप ऑफ डायोड, करेक्ट। लेकिन जो करंट की वैल्यू है देखिए यहाँ पे नैनो एम्पियर और माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि रिवर्स बाइसिंग के दौरान जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत कम होता है, इवन ऑन एप्लीकेशन ऑफ वेरी हाई वोल्टेज। देखिए वहां 1 वोल्ट पे ही कुछ मिली एम्पियर करंट फ्लो करने लगा, यहाँ पे 1 वोल्ट के आपने 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 अप टू 80 वोल्ट भी लगा दिया तो भी जो करंट का फ्लो है वो क्या है? फ्यू नैनो एम्पियर। इसका मतलब है जो रिवर्स करंट होती है वो बहुत कम होती है। तो इसका मतलब है कि डायोड ऑलमोस्ट इंसुलेटर के तरीके से काम करता है। तो एक बात तो पक्का हो गया कि फॉरवर्ड बायसिंग में भी बिल्कुल कंडक्टर की तरीके से नहीं, ऑलमोस्ट कंडक्टर की तरीके से, और रिवर्स बायस में आइडियल इंसुलेटर की तरफ से तो नहीं पर समवॉट कुछ हद तक इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करता है, यानी ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। और आपको मैं बता चुका हूं दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक चार्ज कैरियर व्हिच आर थर्मली जनरेटेड कैरियर। ओके, सो ये करंट ये फ्लो करता है, और करंट के फ्लो के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है जिस उसके बाद भी अगर आप वोल्टेज बढ़ाएं, करीब देख रहे हैं आप यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, जरूरी नहीं कि हमेशा यही वोल्ट रहे, ये कम ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर दिखाया गया करीब 85 वोल्ट के आसपास, इससे भी 85 वोल्ट से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एकाएक करंट की वैल्यू में स्टीप राइज होता है, ये कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायोड के लिए जिसको मैं चर्चा कर रहे हैं इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो गया? 85 वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको कहते हैं, और पी इंजेक्शन डायोड में तो आप इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज ही कहिएगा। जब मैं जीनर पढ़ाऊंगा तो वहां पे कुछ और उसका नाम रख दिया जाएगा। और इसके बाद का जो रीजन होता है, यानी इसके जो राइट साइड में जो रीजन होता है उसको हम रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं, और इसका जो लेफ्ट राइट साइड में जो रीजन है उसको रिवर्स बायस रीजन, और जो लेफ्ट साइड में रीजन है उसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं। सो यहाँ पर गौर करने वाली दो ही बातें हैं। एक तो यही है कि on application of high voltage very small amount of current flows, and after a certain voltage which is VZ a large amount of current flows through the P junction diode. Why is it so?
ऐसा क्यों होता है ये हम आगे चर्चा करेंगे जब हम आपको ब्रेक डाउन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया जरा उसको एक साथ इकट्ठा कर ले, क्योंकि कल को जब आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो आपको इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहिए। आप पहचान ही गए होंगे कि पी इंजेक्शन डायोड का ये ब्लॉक डायग्राम है, ये एन है, ये पी है, और ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर सकती है, कन्वेंशनल करंट जो फ्लो कर सकती है वो किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो करेगी। एक बात तो ध्यान देने वाली है। दूसरा ये कि जब भी आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, जब भी आप एग्जाम में ड्रॉ करना है या प्रैक्टिकल ड्रॉ करें, सो आप इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट सिस्टम बनाएं। जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस हो वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ हो, और वोल्टेज के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ हो। ठीक है, इसके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहिए, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहिए। देखिए इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन और भी लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे एक नी वोल्टेज के बारे में लिखा हुआ है कि जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज कितना होता है, 0.3 वोल्ट के आसपास होता है। एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन 0.3 वोल्ट हो सकता है। और सिलिकॉन के लिए यही 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, नी वोल्टेज कैसे निकालते हैं अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ये नी वोल्टेज निकालना आपके लिए टास्क के तौर पे होता है। लेकिन इसका ठीक उलट रिवर्स बायस में, यहाँ तो देखिए जर्मेनियम का नी वोल्टेज कम है, सिलिकॉन का ज्यादा। ठीक, लेकिन जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट वो जर्मेनियम की ज्यादा होती है, 50 मिली एम्पियर के आसपास है, और जबकि सिलिकॉन की कम। ठीक उल्टा हो गया, रिवर्स सैचुरेशन करंट सिलिकॉन की कम होती है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वोल्टेज जिसे हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे, इसके बाद का जो रीजन होगा उसको ब्रेकडाउन और एवलांच रीजन कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं ये हम अभी जब आप ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, दो तरह के ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन एंड जीना ब्रेकडाउन। आपका वैसे पढ़ा है पार्ट 1 में, हम जानते हैं, हम भी आपको एक बार पढ़ाएंगे और हो सकता है आपको कुछ नई बातें भी पता लगे। सो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, एक बात रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते समय और भी है। आमतौर पे जब हम इस तरह 4 क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं तो स्केल सेम ही रखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज में 0 से 1, और इधर की ओर 0 से 10 और 100 इस तरीके से रिवर्स में वोल्टेज रखते हैं। दो अलग अलग स्केल वोल्टेज के, फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए अलग, रिवर्स वोल्टेज के लिए अलग। यही बात फॉरवर्ड करंट के लिए, फॉरवर्ड करंट इन मिली एम्पियर, तो रिवर्स करंट इन माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर रखते हैं। तो स्केल का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, इस मामले में थोड़ा सा ये अलग है, और जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करिए तो इसको जरूर से ध्यान रखिए और लिखिए, यानी बगैर यूनिट के करंट या वोल्टेज की वैल्यू को ना लिखिए। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब मैं जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे नी वोल्टेज के बारे में, रिवर्स वोल्टेज के बारे में, इसके एक कर्व आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो ये बताने के लिए कि आखिर नी वोल्टेज निकालते कैसे। ठीक है, वहां पे एक लाइन ड्रॉ करके उन्होंने बता दिया, यहाँ पे देखिए नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होगा। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके निकाल दिया। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया, वहां पे नी वोल्टेज निकालना होगा तो कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जर्मेनियम का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो या सिलिकॉन का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, आई होप दोनों आप देख पा रहे होंगे। उसके जो ये एक पोर्शन है जो लगभग स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पोर्शन के टेंजेंशियल एक लाइन अगर ड्रा करें, ध्यान दीजिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पोर्शन के टेंजेंशियल अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस पर कहीं कट करेगा। जैसे देखिए ये एक लाइन ड्रॉ की गई है टेंजेंशियली और ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है। ऐसे ही जर्मेनियम के स्ट्रेट पोर्शन के टेंजेंशियल एक लाइन ड्रॉ की गई है, वो एक्स एक्सिस दैट इज वोल्टेज वाले एक्सिस, फॉरवर्ड वोल्टेज के एक्सिस को कट कर रहा है। जहां पर वो कट करे दैट इज एक्चुअली नी वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 की वैल्यू आ रही है, और लगभग यही आना चाहिए। इसको आप कट इन वोल्टेज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, कट इन वोल्टेज भी आप कहते हैं। ठीक, रिवर्स बायसिंग में भी जरा देख लीजिए, वहां पर टेंजेंशियल भी कह सकते हैं या वर्टिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो पोर्शन होता ही एक तरीके से वर्टिकल ही है। तो जहां के बाद करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर जाए, उस पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को हम VZ कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दो चीजें डिस्कस की गई। एक तो ये कि जर्मेनियम के लिए देखिए, जर्मेनियम के लिए रिवर्स वोल्ट जो रिवर्स करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो ज्यादा है, जबकि करीब अगर आइडिया लेना चाहें तो करीब 1 माइक्रो एम्पियर जैसा दिख रहा है यहाँ पर, और जबकि सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू कम है, करीब
10 नैनो एम्पियर के आसपास वैल्यू होती है। रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात कर रहा हूँ। ओके, रिवर्स ये हिस्सा प्रैक्टिकल पढ़ाते समय भी मैंने बताया है अपने B2 बैच में, लेकिन आप इसमें सॉरी A2 बैच में, यहाँ पर आप इसमें तीनों बैच के बच्चे हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। रिवर्स सैचुरेशन करंट आप समझिएगा, जब रिवर्स बायसिंग करेंगे तो जो करंट फ्लो करेगा उसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, उसको I0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्यों जनरेट होते हैं? बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। यानी अगर आप रूम टेम्परेचर भी करेंगे तो 300 डिग्री केल्विन या इसके अबव मान लीजिए है, तो उसके वजह से थर्मली चार्ज जनरेट होंगे जो कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो जो करंट फ्लो कराएंगे वो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, और रिवर्स सैचुरेशन करंट का अगर अब ये आपने फिगर देखी होगी तो आप वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी रख लें, रिवर्स सैचुरेशन करंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगभग सेम ही वैल्यूज हैं। चाहे आप जर्मेनियम का कर्व देखिए चाहे सिलिकॉन का कर्व देखिए, लगभग इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट लाइन का मतलब ये हुआ कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो आप रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया। तो रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर से फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया गया है यहाँ पर, और ये ड्रॉ किया गया है सिलिकॉन डायोड के लिए, जर्मेनियम के लिए सिलिकॉन के लिए ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और कई कर्व्स दिख रहे हैं। पहले फॉरवर्ड वाले के हिस्से को बात करते हैं। देखिए इसमें सबसे राइट मोस्ट जो कर्व है एक्सपोनेंशियली, ये देखिए राइज कर रहा है, ये -75 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्रॉ किया गया है। जो डॉटेड लाइंस दिख रही होगी आपको, तो -75 पे देखिए इसका अगर नी वोल्टेज निकाल लेंगे यहाँ पर, तो नी वोल्टेज करीब करीब 1 वोल्ट के आसपास आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1 या 1.1 आएगा करीब। इसका मतलब ये हुआ कि जो कट इन वोल्टेज है, नी वोल्टेज है, टेम्परेचर ड्रॉप करने पे फॉरवर्ड बायस में बढ़ जाता है। ठीक, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे आ जाए लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये ब्लू वाला कर्व, स्मूथ कर्व को गौर कीजिएगा, इसका नी वोल्टेज 0.7। जो हम 0.7 नी वोल्ट बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर 100 सेंटीग्रेड पे चले जाइए, टेम्परेचर और राइज करा दीजिए, तो कर्व और बाईं तरफ हो जाता है और नी वोल्टेज और घट जाता है, करीब करीब 0.3 के आसपास आ जाता है। लेकिन बात हम सिलिकॉन की कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर की वजह से ऐसा हुआ। 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो ये देखिए जो डैश लाइन ड्रॉ है यहाँ पर, थिक डैश लाइन जो ड्रॉ है एक्सपोनेंशियल, ये भी इसका अगर आप देखें तो करीब 0.1 या 0.2 के आसपास आ जाएगा नी वोल्टेज। ठीक है, तो नी वोल्टेज रिड्यूसेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अब जरा सा रिवर्स में आ जाए, रिवर्स की बात करें, बात तो मैं रिवर्स की करने दी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट I0। तो उसके बारे में बात कही जाती है, वही कहा जाता है, भाई दिमाग में रखिए, कोई आपको पूछे कि भाई मोटा मोटा आइडिया दीजिए कितना बढ़ जाएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो आफ्टर इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिवर्स सैचुरेशन करंट की आपने कुछ वैल्यू ली, मान लिया आया 2 माइक्रो एम्पियर आया, तो 35 डिग्री पर यही 2 माइक्रो एम्पियर 4 माइक्रो एम्पियर हो जाना चाहिए, और 45 डिग्री पर यही 4 माइक्रो एम्पियर 8 माइक्रो एम्पियर हो जाना चाहिए। डबल हो जाता है आफ्टर इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अच्छा खासा अंतर है टेम्परेचर का। तो इसीलिए जैसे आप मान लीजिए गर्मियों के मौसम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और विंटर्स में एग्जाम दे रहे हो, तो आपकी वैल्यू में अंतर आ जाता है। तो जो आप में से कभी कभी कुछ लोग चीट करते हैं, पुरानी रीडिंग को रट के लिख देते हैं, तो हम लोग ऐसे ही कैच कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आया कैसे पकड़ में आता है? ओके, यहाँ देखिए ये जो डॉटेड लाइन है जो कि बहुत लो टेम्परेचर पे, देखिए यहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन करंट काफी कम है, ब्लू लाइन रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ गया, साथ में ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ रहा है। गौर कर रहे हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों, वहीं पे डिस्कस करेंगे, ब्रेकडाउन जब डिस्कस करेंगे। फिलहाल रिवर्स सैचुरेशन करंट व्हिच इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बट दैट वेरीज विद द टेम्परेचर। ठीक है, और रिवर्स करंट सैचुरेशन करंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, -75 से 25, 25 से 100 डिग्री एंड 100 से 200, सबसे नीचे वाला 200 काफी बढ़ गया। अगर सिर्फ मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड
और 200 डिग्री सेंटीग्रेड में कंपेयर करूँ तो देखिए काफी मात्रा में करंट बढ़ चुकी है। ठीक है, ओके। सो अब बात करते हैं डायोड इक्वेशन की। इस इक्वेशन को आप पहचानते होंगे, आपको पार्ट 1 में भी इस इक्वेशन के बारे में पढ़ाया गया होगा। डायोड इक्वेशन क्या होती है? I इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर EV अपॉन ईटा KT माइनस 1। ठीक, ये जो करंट के लिए आपने भी कर्व ड्रा किए थे वो इस इक्वेशन पर डिपेंड करता है, मतलब नॉट एब्सोल्युटली लेकिन मोर और लेस इस पर डिपेंड करता है। वेयर I नॉट इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, अभी बताया आपको मैंने। स्मॉल इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईटा इसको आइडियलिटी फैक्टर कहते हैं। जर्मेनियम के लिए 1 होती है और सिलिकॉन के लिए 2। ये होती क्या है ये मैं आज डिस्कस करूंगा इसको। K is a constant Boltzmann constant and T is the temperature। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को बताती है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो फर्स्ट टर्म है वो डोमिनेट कर जाता है सेकंड टर्म के ऊपर। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट में अगर आप आई नॉट को अंदर करें, सॉरी आई नॉट को अंदर ले जाएं तो ये आई नॉट इंटू दिस माइनस आई नॉट हो जाएगा। और आई नॉट की वैल्यू फॉरवर्ड बायसिंग में बहुत कम होती है, इसलिए फर्स्ट टर्म डोमिनेट करेगा, सेकंड टर्म को आप जो है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऐसी आ जाएगी। इसी वजह से फॉरवर्ड बायस में हम लोग कहते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इक्वेशन एक्सपोनेंशियल जैसा आया। ठीक है, पर रिवर्स बायस में फर्स्ट टर्म जो है वो उसको इग्नोर किया जाता है और सेकंड टर्म डोमिनेट करता है। क्योंकि वो -1 था इसलिए यहाँ पे आया माइनस आई नॉट, इसलिए आपको थर्ड क्वाड्रेंट में इसको ड्रा करना पड़ता है। और ये कांस्टेंट है, v की कोई इसका अंदर टर्म नहीं आया, इसका मतलब ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब ये E/kT की हम लोगों ने वैल्यू निकालने की कोशिश की, चार्ज की वैल्यू रख दी, k की वैल्यू रख दी एंड T मान लीजिए रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.65। ठीक, फार्मूले में कैसे रखा हुआ है, जरा फार्मूले में देखिए जरा, ये रखा हुआ है E/kT, ऐसे तो रखा है। देखिए यहाँ पे E v अब वेरिएबल है, E/kT जो कांस्टेंट है, E कांस्टेंट, K कांस्टेंट, और अगर रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा तो T भी कांस्टेंट। आइडियलिटी फैक्टर ईटा को हम मान लीजिए जर्मेनियम के लिए 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, सो अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, सो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए V अपॉन नीचे करके लिखा गया है, इंटू लिखते तो मैं लिखता इंटू 38.65, लेकिन अगर इसको इन्वर्स कर दें यानी KT/E कर दें, इसको KT/E कर दें अगर, तो 13.65 इनवर्स वोल्ट के, यहाँ V रेज़ टू पावर -1 आया ना, तो ये V रेज़ टू पावर -1 तो लिखना अच्छा नहीं लग रहा, वोल्ट में लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम क्या करें, KT/E कर दें। KT/E कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 25.87 मिलीवोल्ट, या अगर वोल्ट में आप बोलना चाहेंगे, नहीं वोल्ट में बोलना चाहते हैं तो 0.02587 वोल्ट। ठीक, किसकी वैल्यू आई, KT/E। तो फार्मूले में देखिए यह था ना, तो V को ऊपर छोड़ दीजिए, E को नीचे ले लीजिए, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, KT/E हो जाएगा, ईटा इंटू KT/E ये हो जाएगा। और KT/E के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, V अपॉन 0.02587 है यहाँ पर छोड़ दिया है इंटू ईटा। ठीक, तो ईटा की वैल्यू 1 या 2 ही हो सकती है। यानी अब इस फार्मूले की मदद से अब हमें कैलकुलेशन करना आसान होगा। एग्जाम के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वहां पे कहाँ तक कैलकुलेशन करते रहेंगे, बस ये 0.025 याद रखिए। वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर पता हो और ये पता हो कि जर्मेनियम की बात हो रही है कि सिलिकॉन की बात हो रही है, ईटा की वैल्यू रख देंगे तो करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक, सो यहां तक तो इक्वेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं आइडियलिटी फैक्टर। ये आइडियलिटी फैक्टर मुझे नहीं लगता कि आपको पार्ट 1 में पढ़ाया गया होगा। आइडियलिटी फैक्टर क्या है, आइडियलिटी फैक्टर एक तरीके से एक नंबर है, एक संख्या जो ये बताती है कि हमारा पी इंजेक्शन डायोड एक आइडियल पी इंजेक्शन डायोड के कितने करीब है। मतलब ये कंपैरिजन है। जैसे आपको याद होगा कार्नोट इंजन पढ़ाते समय हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी, तो कार्नोट इंजन क्या है, एक आइडियल इंजन है और किसी भी दूसरे इंजन को इससे कंपेयर किया जाता है हमेशा। तो वहाँ एफिशिएंसी की मदद से आप कंपेयर करते थे, यहाँ पे आइडेंटिटी फैक्टर की मदद से। इसका मतलब कि जिसका आइडेंटिटी फैक्टर यहाँ ईटा से इसको भी रिप्रेजेंट करे, जैसे वहाँ कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को ईटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसका ईटा 1 आ जाए वो आइडियल डायोड। तो क्या कोई आइडियल डायोड है, अब इसके बारे में बात करें। तो अगर वैल्यू ईटा की 1 से ज्यादा होने लगे, 1 से ज्यादा होने लगे, इसका मतलब कि वो डायोड उतना ही आइडियलिटी से दूर होता जाए, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होती है।
कम से कम वैल्यू उसकी 1 होती है, ठीक है। और जैसे जैसे 1 से वैल्यू ज्यादा होती जाए, इसका मतलब कि वो डायोड उतना ही कम आइडियल है। यानी कि अगर किसी की वैल्यू 2 है तो वो कम आइडियल है, 3 है तो और भी कम आइडियल है, और भी कम अच्छा डायोड है, ठीक है। सो जर्मेनियम के लिए ईटा की वैल्यू 1 मानी जाती, होती नहीं है। 1 हो गया वाला तो आइडियल हो गया। तो क्या जर्मेनियम एक आइडियल डायोड है? तो जवाब ये है ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली। इसलिए जहां पर हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की इस्तेमाल होती है, जैसे कि सैटेलाइट्स में, फाइटर प्लेन्स में, है ना, या कोई ऐसा जैसे सबमरीन्स में जहां पर रिपेयर करने के चांसेस नहीं होते, कह रहे चलो खराब हो गया आईसी बदल दो। अब सैटेलाइट तो आप छोड़ चुके हैं, वहां जाकर अब आईसी बदलेंगे। तो जहां पर आप चांस नहीं ले सकते कि कोई चीज हमारी फेल हो, फेल प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना चाहते हैं, वहां जर्मेनियम इसके इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इट्स नॉट आइडियल बट ऑलमोस्ट आइडियल, इसलिए जर्मेनियम के लिए ईटा की वैल्यू 1 लेते हैं। सिलिकॉन बहुत अच्छा नहीं है उतना, इस वजह से उसके लिए आइडियलिटी फैक्टर की वैल्यू 2 लेते हैं। अब आइडियल का कंपैरिजन किया जाए, मतलब कि आइडियल कैसा होता और कैसा है, हमारे पी जंक्शन डायोड क्या आइडियल के करीब पहुंचा है, ये लास्ट में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखिए एक्चुअली एक पी इंजेक्शन डायोड आइडियल कब कहलाएगा। तो सबसे पहले जो मैं फिगर बताऊं, पहले उसी में ध्यान दीजिएगा, सब एक साथ चारों फिगर देखेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। अब सबसे पहले देखिए लेफ्ट मोस्ट, जो सबसे ऊपर है, बाईं तरफ ऊपर वाला लेफ्ट मोस्ट टॉप फिगर को ध्यान दीजिए। तो एक ये आइडियल पी इंजेक्शन डायोड है जो रिवर्स बायस में ओपन स्विच की तरह काम करे। ओपन स्विच होगा तो क्या होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, और फॉरवर्ड बायस में क्लोज स्विच की तरह काम करे, यानी क्लोज हो जाएगा तो क्या 100% फ्लो ऑफ द करंट करे, बगैर किसी एक्सटर्नल बायसिंग की। कोई जरूरत नहीं है, बस ये स्विच आपने लगाया और करंट का फ्लो शुरू हो जाए। इसको प्लॉट करके देखा, देखिए वोल्टेज की वैल्यू, वीडी की वैल्यू 0 के ही करीब है, बिल्कुल 0 के करीब ही है, तो भी करंट की वैल्यू क्या है, देखिए मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है। आइडियल में ऐसा होना ही चाहिए। फॉरवर्ड बायस में ये नहीं कि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा, नहीं, वोल्टेज के मिनिमम वैल्यू आप लगा दीजिए, 0.00001 वोल्ट भी लगा देंगे तो भी करंट की वैल्यू अपनी मैक्सिमम को पहुंच जाए। ये होगा आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में। और रिवर्स बायस में क्या होगा कि आप कितना भी वोल्ट लगाते जाएं, देखिए वोल्ट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट तक बढ़ाते जा रहे हैं, पर 0 करंट फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओपन स्विच की तरफ बिहेव कर रहा है, 0 करंट की तरफ, 0 करंट फ्लो कर रहा है। बिकॉज इन रिवर्स बायस द आइडियल पी इंजेक्शन डायोड बिहेव लाइक ए ओपन स्विच, ठीक। सो आइडियल डायोड तो ऐसा होना चाहिए, और इसका ईटा जो है आइडियलिटी फैक्टर 1 होगा। लेकिन क्या हम आइडियल डायोड का अप्रोक्सीमेटली बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? तो जरा सा बाईं तरफ ही नीचे वाली फिगर पे गौर कीजिए, इसको हम बोलते हैं 2D अप्रोक्सीमेशन। तो 1D कहाँ गया, ये ऊपर वाला 1D ही था, ये 2D अप्रोक्सीमेशन है। इसमें क्या किया कि हमने स्विच के साथ एक 0.7 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फॉरवर्ड बायस, नीचे वाला देखिएगा, फॉरवर्ड बायस में जब स्विच क्लोज स्विच की तरीके से डायोड बिहेव करेगा, सो शुरू में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मिनिमम वोल्ट जो अप्लाई होगा वो कितना होगा, 0.7, क्योंकि आपने इसके सीरीज में 0.7 वोल्ट का एक बैटरी जो लगा रखा है, यानी अपनी तरफ से आपने कुछ भी नहीं किया तो भी कम से कम कितना वोल्ट फ्लो करेगा, तो 0.7। तो आप देख रहे होंगे कि है ऊपर जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल जिसे कहते हैं एल शेप, इन्वर्टेड एल, मिरर इमेज ऑफ द एल, एल शेप ही अभी भी है 2D अप्रोक्सीमेशन में, लेकिन थोड़ा राइट की तरफ खसक गई। क्यों? क्योंकि 0.7 वोल्ट पे ऐसा होगा, वहां कितने पर हो रहा था, 0 पे हो रहा था, क्लोज टू 0। यहाँ 0.7 वोल्ट पे होगा, कर्व का नेचर ऐसा ही है। तो क्या जो हमने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक देखी है ऐसी ही होती है? 0.7 के बाद ही वोल्टेज बढ़ता है सिलिकॉन में, लेकिन एकदम वर्टिकली नहीं बढ़ता, थोड़ा सा झुका रहता है, झुकाव रहता है ना एक तरफ की ओर। आपको याद होगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्या करें, अब आइए ऊपर ही दाईं तरफ 3D अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या किया, स्विच के साथ बैटरी तो जुड़ी है, एक रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया। रेजिस्टेंस यानी मान लीजिए कि कॉपर का एक तार है, उसका रेजिस्टेंस आपने बना दिया, तो कंडक्टर होगा। तो कंडक्टर तो आप जानते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करता है,
वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, सो शुरुआत तो 0.7 से ही हुई, फॉरवर्ड बायस देखिएगा जब स्विच क्लोज है 0.7 वोल्ट से ही शुरुआत हुई, लेकिन वर्टिकल नहीं है अब क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। V बढ़ाएंगे I बढ़ेगा, और V बढ़ाएंगे और I बढ़ेगा, V बढ़ाएंगे और I बढ़ेगा। तो कंडक्टर की तरह बिहेव कर, क्यों? क्योंकि आपने वाकई में कंडक्टर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है यहाँ पर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, V अपॉन I, RV इक्वल टू V अपॉन I। तो लेकिन 0.7 के बाद, 0.7 के बाद ही क्यों? क्योंकि बैटरी हटाई नहीं है, बैटरी भी सीरीज में जुड़ी हुई है। रिवर्स बायस में क्या होगा भाई, जब वो ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है तो चाहे आप बैटरी जोड़ के रखें चाहे रेजिस्टेंस जोड़ के भी रखें, देयर विल नॉट बी एनी फ्लो ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनी वोल्टेज, कुछ भी वोल्टेज लगा दीजिए कोई करंट फ्लो नहीं करने वाली। सो दिस वाज द 3D अप्रोक्सीमेशन। क्या ये 3D अप्रोक्सीमेशन हमारे पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करती है? जरा नीचे देखिए, ये पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। फॉरवर्ड रीजन में देखिए, नी वोल्टेज 0.7 के बाद कर्वेचर, हल्का सा कर्वेचर के साथ लीनियरली राइज कर रही है। ठीक है, मोर और लेस फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक तो थोड़ा बहुत मैच कर जा रही है, काफी हद तक मैच कर जा रही है। रिवर्स की बात करें, रिवर्स सैचुरेशन करंट अप टू ब्रेकडाउन वोल्टेज भी काफी हद तक मैच कर जा रही है। ऑल्दो 3D अप्रोक्सीमेशन में तो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस पे ही थी, यहाँ ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस से आगे बढ़ाइएगा तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है। एक्चुअली हम कह जरूर देते हैं थ्योरेटिकली कि रिवर्स सैचुरेशन करंट अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन आप ध्यान रखिए आपने वहां क्या किया था, आपने वहां पर फर्स्ट टर्म को इग्नोर किया था। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म जीरो हो गया था, इग्नोर किया था। कम है, पर जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो छोटी सी वैल्यू भी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके राइज करेगी ना। इस वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ लार्ज वोल्टेज, स्मॉल वोल्टेज पे तो देखिए बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ही है, लेकिन ऑन एप्लीकेशन ऑफ लार्ज वोल्टेज थोड़ा रिवर्स सैचुरेशन करंट का जो कर्व है वो इंक्रीजिंग सेंस दिखाता है। तो ये हिस्सा फिर आइडियल के साथ उतना मैच नहीं करता, इसलिए हमने कहा कि आइडियल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक ये जो हमने 3D अप्रोक्सीमेशन से बनाया, और प्रैक्टिकल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक काफी हद तक मैच करती, बट नॉट 100%। ठीक, सो अब डिस्कस कर लेते हैं दो छोटे छोटे से आर्टिकल, वो है डायोड का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? आप जानते हैं कि करंट के फ्लो को जो अपोजिशन ऑफर कोई डिवाइस करता है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो डायोड भी जो है वो करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस ऑफर करता है। आइडियली अगर कहें कि आइडियल डायोड हो तो जब भी, जैसे हम लोगों ने देखा ही 3D अप्रोक्सीमेशन में, तो अगर आप उसको फॉरवर्ड बायस में करें तो क्या होना चाहिए, इट शुड ऑफर जीरो रेजिस्टेंस, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं, बिल्कुल कंडक्टर की तरीके से फ्लो करे करंट, है ना। लेकिन अगर आप रिवर्स बायस में करें तो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इतना इतना रेजिस्टेंस ऑफर करे कि करंट का फ्लो ही ना हो। ये तो आइडियल की बात हुई, लेकिन क्या कोई डायोड आइडियल हो सकता है? वो आप देख ही चुके, वो होगा नहीं। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जीरो नहीं स्मॉल, और रिवर्स बायस के दौरान इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं लेकिन लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ये रेजिस्टेंस निकालते कैसे? कुछ नहीं, आप फॉरवर्ड बायस में कोई एक पॉइंट लीजिए, जो लीनियर वाला पोर्शन एक पॉइंट लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ले लीजिए, करंट ले लीजिए, एंड VF अपॉन IF इज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इसे ही आप रिवर्स में कर सकते हैं कि जो उसका पोर्शन इंक्रीजिंग कर रहा है उसमें इसके करस्पॉन्डिंग VR और IR ले लीजिए, और इन दोनों का जो क्वेश्चन होगा, भागफल होगा, वो रिवर्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कब निकालना चाहिए? हमेशा जो उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, जो नी वोल्टेज है, उसके बाद, ठीक है, निकालना चाहिए। और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दो तरह से निकाले जाते हैं, AC और DC, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की सप्लाई हुई है। मैं थोड़ा सा टाइम कम है इस वजह से मैं जरा इसको क्विकली खत्म कर दे रहा हूँ। इन केस अगर आपकी, आई थिंक आपकी लैब होती है, अदरवाइज मैं इसको कंटिन्यू करता, फिर भी देखते मैं कोशिश करता हूँ कि आज इसको फिनिश कर देता हूँ। देखिए लीनियर पोर्शन है, लीनियर पोर्शन में यहाँ पे हमने DC वोल्टेज लगा रखा हुआ है, यानी जो VD जो है वो DC सोर्स से लगा हुआ है। इसके करस्पॉन्डिंग VD और ID के रेशियो को हम RDC कह रहे हैं, यानी कि स्टैटिक रेजिस्टेंस और DC रेजिस्टेंस कह रहे हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे AC और डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में। AC और डायनेमिक रेजिस्टेंस में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो AC होगा।
तो जब अगर आप AC अप्लाई करते हैं तो आप AC तो जानते हैं कि वो साइनसाइडली जो है वेरी करता है। तो यहाँ पर जैसे कि जो VD है वो साइनसाइडली वेरी कर रहा है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे साइनसाइडल वेरिएशन यहाँ पर। तो फॉर स्मॉल साइनसाइडल वेरिएशन इन VD को क्या कहेंगे, डेल्टा VD कहेंगे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आप देखते हैं कि करंट वेरी करेगा, और उसको हम करंट जो है फॉरवर्ड करंट को मान लीजिए ID कह रहे हैं। सो जो वेरिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये साइनसाइडल वेरिएशन कितना कहलाएगा, डेल्टा ID। ये जो वेरिएशन एक्चुअली इन 2 पॉइंट के लिए है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन 2 पॉइंट्स के लिए है। इन 2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज का वेरिएशन और इन 2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करंट का वेरिएशन। वोल्टेज के वेरिएशन को डेल्टा VD कह रहे हैं और करंट के वेरिएशन को डेल्टा ID कह रहे हैं। ये एक पॉइंट Q पॉइंट है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, वहां बात करेंगे Q पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है। और ये Q पॉइंट हमेशा कहाँ लेना चाहिए, लीनियर पोर्शन में ही लेना चाहिए। सो द वेरिएशन फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय वेरिएशन इन द फॉरवर्ड करंट डेल्टा ID, इसी को हम कहते हैं RAC। यहाँ ध्यान रखिएगा R को स्मॉल लेटर में लिखा गया है, इसको हम AC रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। जो लास्ट एक स्लाइड मुझे और आपको दिखानी थी वो ये थी एवरेज AC रेजिस्टेंस। कभी कभी इसका भी इस्तेमाल करते हैं। एवरेज AC रेजिस्टेंस तब निकालते हैं जबकि मान लीजिए कि आपने लगाया तो आपने जो है DC ही है, पर आप वेरिएशन चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि मतलब सोर्स आपका अभी भी DC ही है, तो आप क्या करते हैं कि जो लीनियर वाला पोर्शन उसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डेंस में जो चेंज होगा, वोल्टेज में जो चेंज होगा उसको डेल्टा VD कह देंगे, और करस्पॉन्डिंग जो करंट में चेंज होगा उसको डेल्टा ID कर देंगे, और ये कहलाएगा एवरेज AC रेजिस्टेंस। तो आपको थोड़ा सरप्राइज हो रहा होगा कि एवरेज AC रेजिस्टेंस और AC रेजिस्टेंस में फिर अंतर क्या है। वहां भी 2 पॉइंट लिया था, नहीं अंतर अब समझ में आएगा आपको। मैं फिर से फिगर में वापस आता हूँ। यहाँ पर देखिए AC अप्लाई किया गया है, और AC की वोल्टेज में जितना वेरिएशन होगा उसके करस्पॉन्डिंग करंट में जो वेरिएशन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाला गया, इसलिए इसको AC रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं। डायनेमिक का मतलब ये है कि वोल्टेज की वैल्यू में डायनेमिज्म है, चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आपने लगाया DC ही है, लेकिन 2 पॉइंट ले लिए, कर्व के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट आपको लेना है। ये जो PT टू PT लिखा हुआ है इसका मतलब पॉइंट टू पॉइंट, उन 2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और करंट के वैल्यू में जो वेरिएशन हो रहा है उन दोनों का रेशियो और एवरेज, दैट इज एवरेज AC रेजिस्टेंस कहलाएगा। आई होप कि आपको रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें तो नी वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज और तीनों रेजिस्टेंस जरूर निकालें, ठीक है। लास्ट बचता है रिवर्स रेजिस्टेंस। रिवर्स रेजिस्टेंस आप समझ रहे होंगे, रिवर्स बायस कंडीशन में इसको निकाला जाता है। वहां क्या करना पड़ेगा आपको कि वहां जो आपका लीनियर पोर्शन है, रिवर्स सैचुरेशन करंट जहां लगभग कांस्टेंट है, लेकिन आप जानते हैं देयर इज स्मॉल वेरिएशन, वहां पर आप VR यानी कि आप 2 पॉइंट ले लीजिए और 2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और करंट की वैल्यू आप निकालिए, और उनका रेशियो जो है वहां पर रिवर्स रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इसमें कोई AC DC नहीं होता है क्योंकि लगभग एक जैसा ही वैल्यू आएगा। So that's all from my side for semiconductor diode. I hope कि आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपर्पज डायोड्स, कई सारे डायोड्स के बारे में। आज के लिए इतना ही।